अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। प्रोग्राम में आपको 3 किरदारों से मिलवाएंगे। तीनों किरदार जो हैं वो आपस में एक दूसरे को तो नहीं जानते, उनको जो माशरे में रोल मिला वो भी अलग-अलग है, लेकिन तीनों किरदारों में एक चीज़ कॉमन है, वो उनका रंज, दुख, करब और तकालीफ जो वो उठा रहे हैं। और ये किरदारों की गुफ्तगू सुनने के बाद आप अंदाज़ा कीजिएगा कि ज़िंदगी जब किसी के लिए मुश्किल हो जाए तो फिर क्या होता है, क्या बनता है, किस तरह गुजारा होता है। और इस गर्दाब में से बचाने के लिए भी कोई नहीं आता, हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं आता, और उनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं होता, रिश्तेदार तक नहीं पहुंचते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके रिश्तेदार अच्छा खाते पीते नहीं होते, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प को पहुंचते हैं। कई दफ़ा उलट हो जाता है कि अच्छा खासा खाते पीते रिश्तेदार भी नहीं पहुंचते। तो इन किरदारों से मिलिए और फिर बताइए कि ज़िंदगी जो है अगर मुश्किल हो जाए तो फिर इंसान क्या करे। आप हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या आपका? अब्दुर्रहमानी। तो मजदूरी सही जा रही है, काम सही जा रहा है? मजदूरी अल्लाह का शुक्र है सही जा रहा है। फिर ये है कि मैं कुछ ऐसे मामला थे कि मैं ड्रग्स यूज़ करता था। नशा शुरू कर दिया? नशा शुरू कर दिया। कब? ये तकरीबन 16 में मेरी शादी होती है। 2016 में? जी हाँ। वो 16 में मैं नशे में मुब्तला हो जाता हूँ। उसके बाद क्या नाम लेता, बेगम मेरी मुझे छोड़ देती, खुला के पेपर भेज देती मुझे। ये किस कब हुआ ये? ये 21 में हुआ है, 21 के आखिरी महीने में। वो खुलानामा भेज देती है, उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता कि अदालत का काम है ना कि वो मुझे बुलाएं, मुझसे पूछे क्या मामला, लेकिन वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। अच्छा, वो पेपर मुझे आते हैं जून में, रमज़ान के महीने में। तो उसके बाद वो मेरा जो है ना उधर आना जाना बंद। दूसरे नंबर पे ये है कि जब मेरे बेटे से मुझे नहीं मिलने देते। 7 साल का मेरा बेटा है, नाम है उसका। उसके मामू जो हैं वो उस पर प्रेशर डालते हैं कि ये क्या नाम लेता, तुमने अपने बाप से नहीं मिलना, तेरा बाप नशा करता है। ठीक है, बेटा मुझे रास्ते में मिलता है, मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि क्या मसला है, वो खुश होने की बजाय नर्वस हो जाता है। मैं उससे पूछता हूँ क्या बात है, वो कहता है कि मुझे मना किया गया कि आपने अपने बाप से ना चीज़ लेनी है, ना पैसे लेने, ना मिलना। तो वहाँ पे मैं गमज़दा हो जाता हूँ, घर जाता हूँ, वज़ू करता हूँ, सजदे में हो जाता हूँ, रब से माफ़ी मांगता हूँ। उसको मैं अपनी बेगम को फ़ोन करता हूँ, लेकिन वो मेरे नंबर ब्लॉक कर देती है, उससे बात ही नहीं करना चाहती। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे मेरे बेटे से मिलने दें। जब वो मेरा बेटा मेरे पास रहता है, मैं उसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा माँ के पास छोड़ के आता हूँ, ताकि मेरे बेटे के दिल में ये ख्याल ना है कि मेरा बाप जालिम सख्त है, वो माँ से नहीं मिलने दे। अब बेटा इनके पास आता है तो ये बेटे को शक व शुबा, गलत ख्यालात उसके जेन में डालते कि तूने अपने बाप से नहीं मिलना। उसका मामू उस पर जुल्म करता है, मारता है, डराता है उसको। अब आप बताओ मैं ऐसे में क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? मेरी इतनी पसली नहीं है, दिहाड़ीदार आदमी हूं, फर्नीचर पॉलिश का मैं काम करता हूं, कारीगर। लेकिन सिर्फ ये ड्रग्स छोड़ने के लिए मैंने ये इलाका लाहौर होटल का चॉइस किया। मेरा एक दोस्त है हाफिज़ इमरान, जिसने इस काम में मेरी भरपूर मदद की है, भरपूर। उसने मेरा पूरा ख्याल रखा है। आज अगर मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो अपने दोस्त इमरान की वजह से, वो हाफ़िज़ कुरान है। ड्रग कैसे छोड़ी आपने? ये मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, उसने ये सारा सिलसिला। जब आप आए तो तब ड्रग्स लेते थे? तब मैं लेता। क्या नशा करते थे आप? यही हीरोइन का, पोटर का। ओके, तो कैसे छुड़ा, उसने छुड़वाया? उसने ये है कि क्या नाम लेता ना, मेरी हौसला अफजाई की। मेरी हौसला अफजाई करने के बाद उसने बोला कि तू हिम्मत कर। उसने कुछ मेडिसिन मुझे ला के दी हैं, वो तकरीबन ईद से पहले का मैं उसके पास, तो अब तक मैं उसी के पास। वो यही कह रहा है कि अभी मैंने तुझे जाने नहीं देना, क्योंकि इस चीज़ के असरात जो है ना 1 साल तक रहते हैं। अब तो आप बड़े नॉर्मल और सेहतमंद हैं।
बड़ा आपकी सेहत भी माशाल्लाह। बिल्कुल, ये सब मेरे दोस्त का बल्कि कमाल। जितने लोग लाहौर में, जी हाँ। मैं तो आज पूछने आया था कि आपका रोज़ गुजर बसर कैसे हो रहा है, लेकिन आपने बड़ा अहम टॉपिक शुरू कर दिया। लाहौर में जितने लोग हैं, जी हाँ, और उनके लिए तो आप मिसाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं कि आपने खुद से स्ट्रगल करके ये सारा काम किया। बहुत तकलीफ़ उठाई मैंने, बहुत तकलीफ़। सजदे में किया हूँ, नमाज़ें पढ़ी, नफल पढ़े, दुआ मांगी मालिक से। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेगम के लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह पाक उसको नेकी की हिदायत। ये 2-3 दिन पहले मैंने उसको देखा है, वो यहाँ पे ड्यूटी करती, लेकिन उसकी हालत देख के मुझे बहुत तरस आया। एक मरतबा मैंने सोचा कि मैं इसको बाइक, मेरे पास बाइक थी, मैं अपनी वालदा के लिए कॉलर का ना पूछने जाता हूँ। मेरी वालदा को सीज़न में फॉलिज का अटैक होता है, लेकिन वो ये है कि अल्लाह पाक रहम कर देता है तो वो बचत हो जाती है। उनके अंदर जिगर का सिलसिला जो है ना वो ख़राब है, पेट में पानी है उनके। बहुत मेहनत करने के बाद क्या नाम था वालदा की तबीयत ठीक होती है, लेकिन अब फिर गर्मी की वजह से ना वो क्या नाम लेता वालदा की तबीयत फिर ख़राब होती है। और वो जब ख़राब होती है तो वो डॉक्टर उनको कॉलर का बोलते हैं और कुछ टेस्ट वगैरह बोलते हैं, कुछ एक्सरे का बोलते हैं। और वो कॉलर का पूछने के लिए मैं जाता हूँ तो रास्ते में वो मुझे नज़र आ जाता है, लेकिन उसका वो अपनी अनाम है, अपनी ज़िद में गुजर जाती है। मुमकिन है ना सर जी कि आपने जब नशे की पीक पे थे जी हाँ तो अल्लाह जाने क्या क्या जुल्म ढाए हैं जी, लेकिन मैंने उस पर जुल्म नहीं किया। ये वो लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उनके पूरे फिर खानदान। इतनी सेपरेशन की वजह क्या बनी? मैं आपको बता दूं, ना तो मैंने उस पर कभी हाथ उठाया, ना कभी उसके साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि उसके पीछे लग के मैंने अपने घर वालों से मुंह मोड़ लिया कि ये खुश रहे। सिर्फ उसने ये कदम मेरे से बागी क्यों हुई कि जब अल्लाह पाक मुझे बेटी देने वाला था, 7 माह में थी ना, जिसको बोलते हैं सतमाई, वो बेटी पैदा होती है, फोत हो जाती है। मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं अपने घर पे जाता हूँ, लेकिन मेरे घर के भी हालात ऐसे नहीं होते। फिर मैं अपने रिश्तेदार के घर जाता हूँ, अपनी भाभी से बोलता हूँ, उसके आगे मैं गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ। उससे बेचारी से देखा नहीं जाता, लेकिन वो यही कहती है कि मेरे पास अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आपको पैसे क्यों चाहिए थे उस वक्त? क्योंकि उस वक्त वो अपना बेटी का सिलसिला था ना, ऑपरेशन का सिलसिला था, डिलीवरी का सिलसिला था। आप कहते हैं कि आपके पास पैसे होते तो बच्ची की जान ना जाती। जी हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो उसको मैं ये बोल के गया था कि मैं पैसे लेके आता हूँ बेगम को। होए बोल के आया हूँ। आप बोल के गए लेकिन जी हाँ। लेके जा ना वो सके। सिलसिला नहीं मेरा बन सका। आपने ट्राई की, लेकिन आप पैसों की खातिर पता नहीं किस किस का दस्तक दी, किस किस के दरवाजे पे दस्तक, लेकिन मेरा काम जब आप वापस आए तो बेटी नहीं रही। बेटी नहीं रही। रात को 11 बजे मेरी बेगम को उसके माँ बाप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रात को 11 बजे मेरा ससुर आते हैं, मैं लेटा होता हूँ छत पे, वो मुझे ऐसे थपथपी दे के उठाते हैं कि चल बेटे उठ, तेरी बेटी फोत हो गई। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी वही इनकी हरकत, वही अना, वही ज़िद्दें, वही गुरूरपन। नहीं तो इसमें देखें, आपके एंड पे आप बेटी ना बचा सके तो इतना तो उनका हक नहीं बनता। आप ना अपनी बेटी को संभालने के लिए कुछ कर सके, ना उसको इलाज मुआवजा टाइम पे या कोई प्रॉपर डिलीवरी का बंदोबस्त ना कर सके, तो ये तो वो हक पे नहीं है। क्या समझते हैं आप? लेकिन वो अगर तो हो ना कि वो क्या नाम लेता, प्राइवेट इलाज हो रहा हो या प्राइवेट ऑपरेशन हो रहा हो, फिर तो समझ में आती ना। एक सरकारी मुंशी हॉस्पिटल में वहाँ पे क्या पैसे लगते हैं वहाँ पे, आप मुझे बताएं। नहीं, वो तो फ्री है। फ्री है ना, हर काम वहाँ पे फ्री हो रहा है, तो फिर किस चीज़ की नाराज़गी, किस बात की जिद है? आप कह रहे हैं फिर आपका कसूर क्या है? जी हाँ, नहीं, मुमकिन है आपकी बेगम साहिबा समझती हों कि सरकारी की बजाय प्राइवेट ले जाएं तो बच्ची बच जाए, उनके जहन में शायद ये हो, और सरकारी हॉस्पिटल्स में उनका एतमाद ही ना हो। ये भी तो मुमकिन है ना, क्योंकि आप तो पैसे लेने तय करके गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल के। जी हाँ, यही तय किया था ना? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि भाभी हमारी का प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं, क्योंकि उन्होंने कार्ड बनवाया होता है मुंशी हॉस्पिटल, उधर ही चेक होना था, उधर ही डिलीवरी भी उधर होनी थी जहाँ जी हाँ। कार्ड बनवाया। जी हाँ, मैं वैसे ही कि बाद में जो ज़रूरत आनी, अब क्या हो सकता है आप बताइए? अब मैं चाहता हूँ कि वो, मैं ठीक हो गया हूँ, जिस चीज़ की उसने जिद की थी वो मैंने छोड़ दी है। मैं चाहता हूँ कि वो घर आए,
अपने घर को तबाह ना करे। नहीं तो अगर खुला में उन्हें फैसला मिल गया हुआ है और डिग्री जारी हो गई है तो उनके पास वो डिग्री होगी तो औरत तो खुला कर सकती है ना, तो फिर वो क्या किस तरह वापस आएँ? तो वो फिर ये है कि मेरा बेटा जो है ना, बेटे अगर वो डिग्री करवा चुके हैं तो फिर आपको बेटा मिलवा दिया करें, फिर तो यही है ना। जी हाँ, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया करें। और जो मेरे बेटे पे जुल्म करते हैं उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं कि खबरदार तू अपने बाप से मिलाते टांगे तोड़ देंगे। आपकी तरफ से कोई कुछ मेंबर गया उनसे बात करने, मुज़ाकरात करने, ये डिस्कस करने? ये बेटी होने से पहले ना गए थे मेरे घर वाले, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी नहीं मानती। ये उनके वालिद साहब कह रहे हैं हमारी बेटी नहीं मानती। आप कितना कमा लेते हैं? कोई आपने जॉब शुरू किया स्टार्ट? थोड़ा मैंने बहुत स्टार्ट कुछ भी नहीं किया अभी। जो है ना बस वो एक मैकेनिक है मेरा दोस्त हाफिज इमरान, उसके पास मैं होता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कहता है अभी तू अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जा, फिर जो दिल करे मेहनत कर। नहीं, वैसे मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। हो चुका हूँ, ये सिर्फ उसकी मेहरबानी। मेरे आपके लहजे में भी यकीन वापस आया है। जी हाँ। आंखों में भी ठहराव, सारा बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे। जिसे आप बदन बोली कहते हैं। जी हाँ। तो अब मैं इसी चीज़ का हल ढूंढ रहा हूँ कि मैं अपने बेटे से, अगर वो नहीं रखना चाहते, उनकी अपनी बेटी की शादी करना चाहते कर दें, लेकिन मेरा आपका राइट है कि आपको मेरा बेटे से मिलवाएं। जी हाँ। और ये हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। जी हाँ, ऐसा ही है ना? ऐसे ही। मेरे घर वालों ने मुझे ये बोला था कि आपने उधर नहीं जाना, हो सकता है कि वो आप पे कोई एक्शन ले लें, कोई उल्टी सीधी लड़ाई ना हो जाए। हाँ जी, वो इस वजह से ना मेरे घर वाले ठीक कहा उन्होंने। वो मैंने उनकी बात मानी, लेकिन उसी गली में मेरे ताए का घर है और मैं अपने कज़न से, अपने ताए के बेटों से मिलने जाता हूँ। इसी बहाने मैं चलो अपने बेटे का दीदार कर लेता हूँ। सिर्फ 2 मरतबा मेरी बेटे से मुलाकात हुई और जब लास्ट टाइम हुआ तो मेरा बेटा इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि जब उससे पहले मुझसे मिलता था वो खुश होकर मिलता, भागा भागा मेरे पास आता था। वो मेरे ख्याल मार पड़ी होगी ना। वो कहते हैं कि अपने पास से चीज़ नहीं लेनी, पैसे नहीं लेने। मैंने 1 मरतबा इससे पहले, यानी कि 2 मरतबा लास्ट में, ये बड़ी इससे पहले की बात, बड़ी इससे पहले मैंने उसको चीज़ लेके देता हूँ 100 रुपीज़ की, कि जो दिल करता खा ले, जो दिल करता है, क्योंकि मुलाकात उससे मेरे बेटे से काफ़ी देर से बात होती है। आपने चूँकि माशरे के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया जी हाँ। कि आप अपनी विल पावर के ज़रिए जी हाँ। और अपने दोस्त हाफिज़ साहब के ज़रिए मैं मिलवाता हूँ, वापस आए हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे भी। आप चूँकि वापस आए हैं तो ये हम कोशिश करेंगे कि आपके बेटे से आपकी मुलाकात हम करवा सकें। कैसे हैं क्या हाल है आपके? आप? ठीक ठाक? ठीक है, खैर खैरियत है? मिजाज ठीक है? ठीक ठाक है। आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक आपकी बड़ी मेहनत होती है। रात में मिसिस से कह रहा था सर, मेहरबानी आपकी। जज़ाकल्लाह। ये ऐसे हमारे भाई हैं कि आपका जो अपना शो है सर, आपका लाहौर न्यूज़ अपना है। मैं रात आपका शो देख रहा था तो मैं उसमें ये मिसिस को ये बात कर रहा था कि ये वाकई आवाम की हकीकी गुफ्तगू दिखाते हैं, जिसमें ना कोई ऐसा कोई वो फनकारी नहीं चल रही, कोई बनावटी कुछ नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप रियलिटी दिखाते हैं, जो हकीकत में हमारे माशरे में हो रहा है आप वो दिखाते हैं। ये क्रेडिट हमारे चैनल का, लाहौर न्यूज़ का। इसमें आपका कोई शुक्रिया। कहाँ है भाई हाफिज़ साहब, कहाँ हैं? इमरान साहब इधर। अच्छा, नहीं वो आने नहीं चाह रहे, अच्छी बात, चलें, उनकी मर्जी है। फिर आप कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात करवा दें, यही कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, जो हमसे बन पाया हम कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ यही है, मेरा मसला ये है कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दें, ठीक, और कुछ नहीं। मुझे वो आना चाहते हैं ठीक है, नहीं आना चाहते हैं हाँ उनकी मर्जी है। वो उनकी मर्जी है। वो अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिलने से ना रोकें, ना उस पर जुल्म करें, ना उस पर जेन में ये बातें बिठाएं। ठीक हो गया। क्योंकि जब मेरा बेटा लास्ट टाइम मुझे मिलता है, मैंने उससे पूछा है कि क्या बात है, कहते मुझे नशे पे लगाया किसने था? ये वो तो बस इंसान खुद ही लगता है, ये बात आपको। फिर भी महफिल का तो असल। हाँ, वो मेरा दोस्त अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ, लेकिन उसके भी अब 3 बच्चे पीछे छोड़ के गया, लेकिन वो क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने हालात देखे हैं, लोअर होटल पुल के नीचे बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे लोगों के, और दुआ यही करता हूँ कि या अल्लाह पाक हमारे कौम के जितने नौजवान जिस नशे में मुब्तला हैं, इन सब को नेकी की हदायत दे। हमारे मुल्क को हमारी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक इनको नेकी की हदायत दे। वो लड़के तो लड़के, लड़कियों को देख के मेरे पैरों से ज़मीन निकल जाती है।
बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं अब आपका वापसी का कोई इम्कान नहीं है? कोई इम्कान नहीं है इंशाल्लाह। आप बहुत चुप भुगत चुके हैं जी हाँ। और 16 से लेकर 22 तक आपने जी काफ़ी साल भुगता है जी हाँ, है ना? ऐसे ही। चलें, आपने बड़ा मजबूती वाला काम किया जी, और माशरे के बहुत सारे लोगों को आपसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए उनको, बिल्कुल सीखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? करम मौला का बहुत। नाम क्या आपका? हसन। हसन भाई, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, कुछ बताइए। सर लोड रिक्शा चलाते हैं, कमाई कोई नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कमाना क्या है, एक दिन काम कर लेते हैं, 2 दिन फारग बैठे रहते हैं इधर मार्केट में। तो हर वक्त लोडर रिक्शा तो कुछ ना कुछ लोड किए होता है। चक्कर बहुत सब आम आएगी तो इधर काम होगा ना। महंगाई बहुत ज़्यादा, लोग आते हैं, रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। ये कहाँ से कहाँ आपने लोडिंग करना होती है, कहाँ से किस मार्केट में सप्लाई करते हैं या क्या करते हैं? ऐसी सोलर प्लेटें वगैरह उठाते हैं, जो सामान भी मिल जाए, काटन वगैरह, लारी अड्डे, जिधर भी किसी ने जाना है उतार देते हैं। लेकिन महंगाई इतनी है सर, पेट्रोल ही सारा पूरा होता है वहाँ देना, जो कमाया पेट्रोल ही को आया बस, और कोई काम। तो वैसे आपका कौन सा इलाका है? इलाका ये रचना टोना शादरे से आगे सर। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? सर हो गए हैं तकरीबन 7-8 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। तो कोई गुजारा गुजरा सही नहीं? सर कुछ गुजारा नहीं है। गुजारा क्या है, 4 बच्चे हैं, एक बच्ची स्कूल में जाती है, एक मजदूर है, उसके दिमाग में सेंट डला हुआ है, ठीक है, वो उसका खर्चा वगैरह, चिल्ड्रन से इलाज चल रहा है, आने जाने पे इधर। कितनी उम्र है उनकी? उसकी उम्र साहब जब अब वो हो गई है तकरीबन 8 साल की हो गई है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकती, पाँव टेरे है, ऊपर ही 4 पाई पे, खाना पीना ऊपर, पानी भी पिलाना है उसको। किस उम्र में ये आपको पता चल गया था? सर 1 महीना पैदा होने के बाद तो ठीक थी वो बिल्कुल। 1 महीने के बाद उसको ना झटके लगने लग पड़े हैं। म्यू में आए हैं, म्यू वालों ने कहा चिल्ड्रन ले जाओ। चिल्ड्रन वालों ने कहा एक 7,000 का इंजेक्शन होता है, वो कज़न मैरिज में लगता है, आपने वो नहीं लगवाया, लेकिन हमने लगवाया था, डॉक्टर ने हमको बताया था। उन्होंने ये कह के टाल दिया हमको, फिर बच्ची के झटके तेज़ हो गए, वाइट सेल का। फैमिली प्रॉब्लम है कहते हैं सर, ये कज़न मैरिज में होता है कुछ। आपके ख़ानदान में कहीं कोई कभी कोई है? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बच्ची अब ना बोल सकती है ना कुछ। उससे पीछे जो बच्चे पैदा हुए हैं ठीक है बिल्कुल, उसको पानी भी ऐसे मग्गे के साथ ऊपर करके पिलाना पड़ता है, दाल वगैरह ग्राइंड करके खाना पीना। आपको हर वक्त केयर उनकी करनी पड़ती है ना? सारा दिन मेरी घरवाली उसके पास ही, वो नहीं आगे पीछे हो सकती, ठीक है। क्या नाम है उनका? बेटी का नाम क्या है? उसका नाम मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए। और वो सबसे ज़्यादा कीमती सासा है जी, वो सबसे ज़्यादा कीमती हैं, बाकी बच्चों को भी अल्लाह हयाती अता करे, लेकिन वो सबसे कीमती। अच्छा जा रहा था इमरान खान साहब के दौर में, अब फिर वही काम हो गया दोबारा। वो पेट्रोल स्टोल महंगा था, लेकिन कमाई है थी सर, कस्टमर बहुत ज़्यादा थी, इधर वहाँ आती थी, मुल्क बेहतर चलने लग पड़ा। अब फिर उसी हालात में जा रहा दोबारा। अब 1000 कमाना है, 1000 से ज़्यादा आगे खर्चा हो जाता है। आपका जो चिल्ड्रन से हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है जी, उसमें कितना खर्चा आ जाता है? सर उधर तो सिर्फ आने जाने का ही है, कुछ दवाइयाँ वगैरह अगर वो बाहर से लिख दें। एक दफ़ा उन्होंने सेंट डाल दिया हुआ है, अब वो तकरीबन 6 महीने या साल बाद बताएंगे। बच्ची काफ़ी बड़ी हो गई है ना आगे से, ठीक है। वो मेरे ख्याल में 3 साल की थी जब हमने डलवाया था, अब 8 साल की है, वो बदलना पड़ेगा सेंट। वो बोलते हैं कि 2 मुल्क बनाते हैं, या जर्मनी या इंडिया, ठीक है। जो जर्मनी का है वो महंगा है, जो इंडिया का वो सस्ता है, ठीक है। वो इधर म्यू अस्पताल के सामने एक शॉप थी मेडिकल स्टोर, तब लिया था उनसे 15,000 रुपये का, ठीक है। अब सारी बात है, वक्त के साथ चेंज हो गया होगा रेट उसका। अब जाएंगे पीर मंगल बुध जाते हैं हम 3 दिन। तो वो स्टंट डलवाने से फ़ायदा हुआ? सर फ़ायदा ये हुआ, अब उसको झटके नहीं लगते, जो दिमाग स्टेबिलिटी आ गई। काला पानी बनाता था ना दिमाग, वो अब इधर से नज़र आता है ऊपर से ना, ऐसे वो मैदे में फेंक देता है पानी, फिर ये फारग हो जाता है। लेकिन बच्ची ना बैठने के काबिल है ना कुछ, उसको खुद ही वर्जिश करवानी है, बैठाना है सारा दिन, अपना उसको केयर करना पड़ती है सारा दिन खुद ही। बोलने का तो सवाल पैदा नहीं, चक्कर नहीं, उससे सुनती हैं, कोई चक्कर नहीं, सुनने का भी नहीं, खुद बैठ नहीं सकती, पाँव भी न टेढ़े हो गए हैं। लेकिन चिल्ड्रन वालों के पास लाद बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरी केयर नहीं सर हमारी। आपको पता है इधर कैसे माहौल है। नहीं, क्या मसला उधर आ रहा है? मसला यही है सर के प्रॉपर इलाज करें उसके पाँव। बच्चे मैंने देखे हैं, बच्चों के पाँव टेढ़े हो गए, कहीं कुछ सीधे हो जाते हैं। अब जदीद दौर आ गया सर, लेकिन कोई चक्कर नहीं। उधर जाते हैं, वो कहते हैं आप यही करवाओ जी, इसके अंदर से वो खींच लगी हुई है, कुछ झटका लगा हुआ है ऐसे जो हो गया हुआ है, ठीक है। वो बस दवाइयाँ लिख देते हैं, फारग एक ही ऑपरेट उन्होंने किया हुआ है बस सर। अभी भी उसका बड़ा है सर, अभी भी उसके यानी जो उसका नीचे दाढ़ है ना, उससे सर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से सर उसका एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता। हाथ रखना है पीछे तो खड़ा होना है सर, अगर हाथ छोड़ देना सर गिर जाएगा एक साइड।
इसका मतलब ये है कि पूरा आपका ख़ानदान जो है उनकी केयर में सारा दिन बस लगा रहता है? नहीं, खानदान तो नहीं सर, सिर्फ घर वाली और मैं, हम लहदा हैं। बाकी फैमिली लोग अम्मी अबू लहदा हैं, सारा कुछ हम लहदा हैं, सिस्टम सारा। खुद ही अलहदा हो गए थे? वो मसला ये आता है बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो पीछे से एक दफ़ा छोड़ने गई घर वाली, सारी बात है मैंने तो काम करना है तो शाम को जाना है घर, बच्ची गिर पड़ी, पीछे से उल्टी हो गई, ठीक है। फिर वो आधे घंटे बाद वापस आई, ताला खोला, देखा बच्ची गिरी हुई, से उठा के सीधा किया, ठीक है। अब प्रॉपर किसी को साथ वाले को इधर उधर से या किसी रिश्तेदार को बोल जाते हैं आप इधर खड़े हो तो फिर बच्चों को ले जाते हैं। नहीं, आप एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ सकते? ठीक है, पहले उसको लगता था 30-40 का पैम्पर, अब महंगाई के हिसाब से कम 100 रुपये का वाला पैम्पर लगता है, बड़े साइज़ वाला, मरीज़ों वाला जो बस अल्लाह पाक खैर करे, कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जितनी देर अल्लाह पाक ने लिखे हुए है स्ट्रगल करें। और वालिद आपका और भाभी हमारी जिनका आप तज़किरा फरमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इम्तहान है आपके लिए, और ख़ास तौर पर स्पेशल चाइल्ड जो है, और यहाँ सहूलियत का फुकदान होना ये भी मसला है। वो बहुत मसले हैं उधर। चिल्ड्रन चले जाए ना हम अंदर, मेरा बेटा एक हो गया ना, फोत हो गया साल का, उधर ही वो भी चिल्ड्रन में फोत हुआ है। मैंने लोडर लिया हुआ था, लोडर पे ना हम सरगोदा चले गए अपने सोरे, उधर से वापसी आते बच्चा बिल्कुल ठीक था, वापस आ रहे हैं हम लोडर पे, उसको ना सर हल्का सा बुखार हुआ है। घर वालों ने बताया नहीं मुझे, जब हम रचना टाउन पहुंच गए ना उन्होंने बताया, उधर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर गए हम, उन्होंने कहा कि जी इसको ना दिल के दौरे पड़े हैं, शरेआन फट गई दिमाग की, आप चिल्ड्रन ले जाओ, पंप लगा दिए हम, वो दबाने वाला, हम पंप लगाया, उधर चले गए। और चिल्ड्रन में एक बेड पे ना आप कभी जाते रहते हैं, आपको सारी बात है, घूमते हैं, आपको सारे माहौल का पता है, एक एक बेड पे 6-6 बच्चे सर, और हमें इन्होंने पंप लगा दिया, पंप वो बस दबाते रहो पंप, ठीक है। वो वेंटिलेटर क्या कहते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो अमीरों के लिए गरीबों के लिए कुछ नहीं है सर, ठीक है। अगर वो वेंटिलेटर पे लगता बच्चा बच जाता। उन्होंने हमें 5 दिन तो रखवा के ज़बरदस्ती हमको बोला भाई ये छोड़ दो, बच्चे की सिर्फ दिमाग चल रहा है, आप इसको उतार दो, ये कब तक चलाओगे, आपके हाथ सूज गए हैं, सूजन हो गई है आपके हाथों को, इसने नहीं बचना, ठीक है। एक एक बेड पे 6-6 बच्चे हों सर, क्या हाल होता है उधर, बंदों का जाके देखें, तौबा करनी चाहिए। मैं कहता हूँ रब दुश्मन को भी ना लेके जाए, हमारे अस्पतालों में, थानों में, कचहरियों में, इन जगहों पे इतनी घूमते आ जा रही हैं सारा कुछ, लेकिन इन चीज़ों पे कोई काम नहीं करता, गरीब मर जाता है। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने डॉक्टर पे भी चले जाना है, पे भी चले जाना है। मैं उस वक्त हम अस्पताल में गया कज़न के साथ, जब पता किया चलो रिक्शा पास भेज देंगे, कितना खर्चा आता है, उन्होंने एक दिन का तकरीबन बेड का कमरे का खाली 50-60 हज़ार रुपया बता दिया। वो वेंटिलेटर पर लगवाना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि चिल्ड्रन में वो कहते हैं देसी में सिफारिशें भी पुआई, बहुत कुछ किया कि शायद वेंटिलेटर पे लगा दें, एंड तिकर सारे नहीं लगाया, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। आपको बताया गया कि वेंटिलेटर नहीं है? अवेलेबल ही नहीं है जी, हमारे पास है ही नहीं वेंटिलेटर। कोई अप्रोच होती तो आपको मिल जाता? बात है जिनके तल्लक है, जिनके पास पैसा है, उनसे सारे काम आसान। ये किस दौर का वाक़या है, कब का? तकरीबन अभी बच्चे को मेरे ख्याल साल हो गया सर, 1 साल पुराना? साल हो गया। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चा तकरीबन 2 साल का था बच्चा। ओए क्या नाम था उनका? के बाद वाला वो आपको बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, शरेआन बढ़ गई। सिर्फ ये दो खानदान में ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें दिमाग का मसला हुआ हो या ये वो। फिर भी डॉक्टर ने मैं बोला कि जी को कदन मैरिज का मसला होता है, आपको इंजेक्शन लगता है बच्चे की पैदाइश के बाद 7,000 रुपये का, वो लगवाएं, वो 24 घंटे के अंदर अंदर लगता है। लेकिन वो हमने पूरा कोर्स पूरा किया हुआ लगवाए थे। लेकिन बात करने का मकसद ये है सर कि चिल्ड्रन ये इन अस्पतालों में कोई चक्कर नहीं है, गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं है। और घूमते महंगाई तो बढ़ा रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कोई ये तो सहूलियत दे दे। आवाम का इतना तो हक है, हम टैक्स देते हैं, बेशक गरीब है, थोड़ा बहुत देते हैं, देते तो है ना। इतनी कुछ सहूलियत पैदा कर दें कि गरीब बंदा जाए, कि उसकी निज़ाम ठीक हो जाए। तकरीबन एक बेड पे 2 बंदे हो जाए, ये तो नहीं 6-7 बच्चे लिटा दिए, एक मार टांग लग रही है उसकी, हिल रही है, सारा कोई हिल जाए। इतना गमों का पहाड़ आप साथ लिए फिरते हैं सर, तो जीना इतना दूर इधर जितने भी सर, जिसको भी आप दरवाज़ा कहते हैं ना खड़काएंगे, कोई ना कोई अंदर से उसके उबाला निकलेगा। सब अपने मोशी अपने अंदर ले बैठे हैं। मर्द की हैसियत ही क्या है कि अंदर अपने ले बैठे अपने कामों गुस्सा जो भी। सुबह हम खड़े होते हैं इधर आके शाम तक, अब वो अल्लाह बैठा है, रिज़्क दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ठीक है, वो सारी दुनिया को देता है, कुल कायनात का मालिक है। लेकिन ये इन सियासतदानों ने हालात ही ये पैदा कर दिए हैं सर कि गरीब आदमी की इन्होंने किसी काम का नहीं छोड़ा। आप यकीन नहीं पूरा कर सकते, यकीन माने। किराया क्या देना है, मकान का बिल क्या देना है, 5-5, 6-6 हज़ार जिनका एक 12 वोल्ट का चल रहा है पंखा, उनको बिल भेज दिए सर।
मैंने सुना है वो वापस ले लिया उन्होंने इजाफा। सर हमने तो उतारा है, किसी ने वापस नहीं, वो एडजस्टमेंट होके आ जाएगा। वो सर जिसे पता है तो उसको पता है ना। नहीं, वो हो सकता है आ जाए। जिन लोगों ने बिल पे नहीं किए वो एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, जिनके पे हो गए वो अगले महीने ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। चलो अल्लाह करे जी, इनकी मेहरबानी है सर, ये कर दें। जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा था उसकी बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो फ़ायदा है। 5000 सर आया था, एक पंखा चलता है, एक कमरे में हम सब गुजारा करते हैं। 2 कमरे हैं मकान के, लेकिन दूसरे कमरे को बंद ही तकरीबन रखा हुआ है कि बचत जितनी हो सके कर लें हम, ठीक है। फिर भी 5000 सर बिल है, तो गैस 1 मिनट आती नहीं, मीटर लगे हुए हैं, निज़ाम नहीं है घूमते हमारे। आपने कभी वो रास्ते तलाश किए जिसमें आपके जो मौके हैं कमाने के वो थोड़े बढ़ सकें? कुछ और ट्राई करके देखा या? नहीं सर, जितनी अपनी पहुंच थी इधर की करी पहुंच थी करके देखा और कोई काम नहीं किया। वैसे आपसे झूठ बोलें, इधर सीज़न आ जाता है, सोलर प्लेटों का काम थोड़ा अच्छा हो जाता है गर्मियों में, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा ये सीज़न जो है ये कशमकश ही रही है, घूमतों की आपस में ये लड़ाई रही है सियासतदानों की, उन्होंने वाम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है। कोरोना डल गया, जो हल्की फुल्की जमा पूंजी थी वो भी ज़ाया सारी बात है, कोई चक्कर नहीं है। ये इन सारे हालात ने आपको बहुत गुस्से वाला बना दिया है या आप नॉर्मल रहते हैं? नॉर्मल ये सर, शुक्र अल्लाह पाक है, क्यों गुस्सा क्या करना है। ये घर में बंदा कई दफ़ा होता है ना। नहीं सर, वह नॉर्मल ही है, जो अल्लाह दे देता बस गुजारा कर लेते। अपना बस रिक्वेस्ट ये है कि ये अवाम के बारे थोड़ा सोचा करें। खुद तो ये महलों में बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, इनकी ज़िंदगी पुरसकून है। इनको घी 1 किलो या आधा किलो या पाव नहीं लेना पड़ता, उनको पता ही नहीं है आधा किलो पाव वाले पैकेट क्या होता है, इनको नहीं पता। किसी सियासतदान से पूछ लें, रेट भी नहीं ठीक पता होगा सारे ने, लेकिन अवाम के लिए सोचे। ये खाने पीने की आटा, घी, चीनी, ये 4-5 चीज़ें अवाम की पहुँच में कर दें कि अवाम ईजी होकर ले सके। पेट्रोल तो हम 227-28 डलवा रहे हैं, जो भी अपना गुजारा कर रहे हैं, चलो वो तो कमाना है तो डलवाना है। तो ये तो चलो 1000 रुपये अगर मजदूर एक दिहाड़ी का कमाता है, ठीक है, 1000 में से सर वो आधा किलो घी, चीनी, सब्ज़ी, यकीन माने सब्जियों के रेट सुन के ना कानों में से धुआं निकलने लगा पड़ता सर। 150-200 से नीचे कोई सब्ज़ी नहीं है। पहले ये होता था सब्ज़ी ली है ना, साथ धनिया उसने डाल दिया है, अब उसको बोले ना, वो कहता भाई 20 रुपये दो, हमें मंडी से पीछे मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। कुछ इनका कसूर है, कुछ हमारी वहाँ भी आगे से रेट ज़्यादा आपसे आप ही कर देते। ये सारे हालात जो हैं वो आपने अपनी कहानी बताई बेसिकली। जी जी, इन हालात में आप जी रहे हैं जी। और इसमें इन हालात में इंतहाई दुख कर गम पोशीदा है जो आपको झेलना पड़ा। सब झेल रहे हैं, बस देख रहे हैं कि कभी तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात अच्छे करेगा, कोई ऐसा बंदा आएगा कि सारे काम ठीक हो जाएंगे, हम भी पाकिस्तानी अपना सुकून से रहेंगे सारे भाई, ठीक है। लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, जब गुर्बत ख़त्म होगी, सारे स्कूल वगैरह, सरकारी अस्पताल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अवाम का आपस में प्यार भी बढ़ जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो अस्पताल में जाते हैं जी, एक बंदा अस्पताल में बैठा हुआ है अंदर बच्चे के पास, दूसरे ने अगर अंदर जाना है ना तो उसने गेट कीपर को 50 देने हैं या 100 देना है, फिर अंदर जाना है। ये क्या है सर, भूख है, पैसा नहीं है, कमाइयाँ नहीं है इतनी, इसलिए ये रिश्वत सारा कुछ चल रहा है। जब मुल्क में पैसा आएगा, बंदों को इनकी मजदूरी ठीक मिलेगी, ये काम ख़त्म हो जाएंगे, खुद बहुत ख़त्म हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अभी भी सोसाइटी लालची नहीं है, इनके पास थोड़ा हो तो ये एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सर ऐसे काम करने को, कोई गलत काम वो करेगा या रिश्वत लेगा, जब उसके घर में पड़ा होगा, उसकी आमदनी ठीक होगी, वो कभी भी नहीं मजबूर होगा। जो अपना असल से नीयत वाला जो ठीक आदमी है, कभी भी नहीं होगा, वो कहेगा नहीं यार मेरे घर में बड़ा है, मैंने अल्लाह को जान देनी है, क्यों किसी का हक खाऊं। अस्पतालों में इधर वो बंदे जब देखे हैं सर, जो मजबूर, फुल मजबूर होते हैं, ठीक है, गए होते हैं, तो उनको अंदर जाने के लिए आप इसी टाइम जाके चेक कर लें, यकीन माने प्राइवेट माहौल में जाएं आप, ऐसे ना जाएं। अंदर जाने के लिए आपको गोइटे के ऊपर जोन से ना सरकारी मरा, वो 50-100 मांग लेगा जी, अंदर एक बंदा जा सकता है जी, दूसरा नहीं जा सकता। नाम आपका पूरा क्या है? हसन खलील। हसन साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। एक वालिद का इस कदर कर्ब में ज़िंदगी गुजारना और गमों का पहाड़ साथ लिए फिरना एक बड़ा गैर मामूली वाक़या है, और पता नहीं कितनी दास्तानें इस माशरे में ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती, जो हम तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक नहीं पहुंच पाते। कई पैगामात ऐसे हैं जो अभी भी अनकहे हैं, अनसुने हैं। माजी के हालात ज़रूर देखिए,
कि माजी के हालात भी जो हमारा आज है इससे मुख्तलिफ नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कल हमारे आज से मुख्तलिफ हो। माजी के हालात देखें ज़रा, क्या हाल है आपके? खैरियत से? गर्मी है गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये कैसे फिर काम चलाते हैं? बस ऐसे तरह ही चलता तो आप जब चलाते हैं, लू पड़ रही, गर्म, आप लेट लेदा रखो ना। ऊपर से महंगाई, ऊपर से ये सेहत के मसाइल, हीट वेव, इससे तो बचना पड़ता है, लेकिन आपका रोज़गार है, रोजगार सड़क पे गुजारा करना आपकी ज़िंदगी का सर हिस्सा है। आहो ये तो गल है। आप घर बैठेंगे तो कमाएंगे कहाँ से? आह, मौसम जो भी हो, आपने तो इसी तरह ही। निकलना करो। क्या ख्याल है, जब ये आपको हर जगह पानी मिलता है खड़ा बारिशों में, फिर भी आप निकले होते हैं, हाँ जी कई चिंकी ख़राब होते हैं। मेहनत तो करनी। इन हालात में जब रुपया डी वैल्यू हो रहा है, 193 पे आ गया डॉलर, बिजली महंगी, साथ आपकी लोड शेडिंग, ये सारे मसाइल कैसे गुजारा फिर करते हैं? यहाँ को कमेटियाँ इतनी डाली कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ या रिश्तेदार इतने अमीर हैं कि कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं। कुछ नहीं, कोई एक रुपया नहीं देता, कोई 1 रुपया नहीं देता, चक्कर ही कोई नहीं। कोई किसी को देता। बच्चे फिर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ा नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बच्चे नहीं पढ़ा रहे? नहीं, छुड़वा दिया स्कूल से? बच्चे जवान हो गए ना। नहीं तो पढ़े बगैर ही जवान हो गए। और सिलसिला है ना कि भी अपना बेटा लगा सी इत्थे हार रोड से, वो काम कुम करदा नाल, बेटियां ने नाल 2 अपना फैक्ट्री च लगियां ने। नहीं तो बच्चों को वो पढ़ाया नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा कमाते होंगे, आपकी मदद हो जाती है। हाँ, वो बिल्कुल। पढ़ लिख जाते, बाबू बन जाते, बड़े आदमी बन जाते। बाबू आ देखा बनता तो पिया पाकिस्तान तो अपने बच्चों को बाबू देखना है ना। और देखो जी, जो इन्नी गुंजाइश ही नहीं है तो कितना पढ़ावांगे? गुंजाइश नहीं थी, आपको शौक ही नहीं था? चलो गुंजाइश ही नहीं सी हैगी तो मैं तो आप धक्के खाने रक्शे देते तो शौक। सरकारी स्कूल में कौन सा पैसे लगते हैं? और छोड़। क्या ख्याल है? वैसे मैं समझना चाह रहा हूँ ना, मैं आपका कोई दिल आजारी नहीं करना चाह रहा। आप तो बहुत समझे हुए हैं, मुझे पता है। नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो बच्चे जवान हो गए ने, थोड़ा थोड़ा ठीक है करते पे नाल आसरा, ठीक है कि नहीं? या वो पढ़ना खुद ही नहीं चाहते थे? ये भी तो होता है ना, बच्चों को कई दफ़ा शौक ही नहीं होता। तो ये किधर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਜੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, आप खुद क्यों ना पढ़े? ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆ। आप खैरियत क्या हुआ? ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। तो इसका मतलब है कि बाकी सब फिर अब ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, गुजारा गुजर रही है। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। कितने घंटे आपको इसी तरह? ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 11 बज जाते? ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? बड़ा मुश्किल काम है। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। खाना छाना कहाँ से? ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ घर का खाना रात का ही, फिर सुबह हाँ को जी हाँ जी, एक खाना सुबह खा के आते हैं? नाश्ता नहीं करते? सुबह नहीं, नाश्ता भी बाहरों ही। नाश्ता क्यों नहीं? कोई भाभी हमारी नाश्ता नहीं आपको करवाती? वो नहीं है इस दुनिया में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कब वो गुजरी? 3 साल हो गए। क्या हुआ तो उन्हें? गुर्दियां का मसला से बीमार हो गए। इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह ताला उनके ऊपर की रहमत करे। बड़ा अफसोस लगा सुन के जी। अच्छा, फिर अब बस जिंदगी चला रहे हैं, बस ऐसा कुछ ही। ये खुशी खुशी सर्किट चल रहा है या बस मायूसी से चल रहा है? खुशी खुशी तो की चलना है। देख लो तुम आ खुद ही, अज मेरा हाल 95 दे हो गया तेल, सुनिया है? हाँ, होने वाला है। हो ही जाना कि नहीं? देखें क्या करते हैं। हाँ, बस यही है होना। क्या करेंगे, पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर तो हाँ, सवारी से आपने 20 रुपए मांगने हैं। देखो अगर की बनता की है, सवारी ने लड़ना है, उसने कहना इतने हैं नहीं। कल का की आपने- बनता कोई पता नहीं कि नहीं। कल का की- कोई दिन आपने खुशी से भी गुजारा है कि आपको याद हो गया यार मैं बड़ा उस दिन खुश था? उधर खुश है जिधर मेरा ब्याह आया सी। अच्छा, ये मोहब्बत की शादी थी? हाँ जी, मोहब्बत की थी? हाँ जी, उदू बाद वे तो की हाल तो हो। ये अपना हमारी जो भाभी थी
अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। ये रिश्तेदार थी आपकी हाँ जी, रिश्तेदारी में? हाँ जी। तो आपकी पसंद थी? मेरे मामू की बेटी तो थी। आपने अब्बा जी को भिजवाया, फिर अम्मा अब्बा को? अम्मा जी को अम्मा जी को भिजवाया कि रिश्ता इधर करना है, मामू की तरफ करना है। हाँ। तो मिल गया आराम से या तवीज़ नहीं। करवाने पड़े? नहीं कई दफ़ा महबूब आपके कदमों में तवीज़ करवाने पड़े, की हड्डियाँ दबानी पड़ती हैं। ससुराल के घर से ऊँट की हड्डियाँ निकल रही हो, नहीं कोई गोश्त के लोथड़े बरामद हो रहे हो, कोई ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। भाईजान उधर टिकरी पहरा लगा के बैठे हो है ना? ये तो बड़े बाबे ने बैठे ने। गए वैसे किसी बाबे के पास जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, जो शादी हुई है फिर अपना काम उस कर। दिन आप खुश थे? कितनी सलामी हुई थी आपको? सलामी कितनी हुई थी? वो तो किस सन की बात है? 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, ताज़ा महल गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल किए थे। मैंने नहीं पता। मुझे बताएं वो सलामी कितनी हुई थी? सलामी और कितनी भी थी बताएं, इसमें क्या है? 200-400 रुपये होगी। 2000 नहीं, मुझे सही बताएं एग्जैक्ट। हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं थी। शरबाले को कितने हुए थे? शरबाले को खुशी में नहीं उसको। क्यों शरबाला बनाया था कोई? हाँ, भतीजा मेरा बनया। तो भाभी को क्या तोहफा दिया था? मैं तो उदो चेन दी थी 18,000 की बनवाई सी। 18,000 की? उस वक्त आप क्या करते थे? उदो मैं मार्केट च काम करना कपड़े का, ओवरलॉक कपड़ा। अच्छा। वो चेन बनवा के दिया आपने गोल्ड की? कहाँ से बनवाई थी? इधर लाहौर से? इधर से, हाँ जी, बुआनपुरे से। चलो जी, ठीक है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, तबीयत कैसी? अल्लाह का करम। क्या कारोबार क्या है? सर बात इधर मजदूरी करते हैं। मजदूरी को ठीक चल रही है? नहीं, क्या हो गया? बिल्कुल काम ठंडा हो गया है। क्या हुआ क्या? बस है ही नहीं काम। रोज़ सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं। क्या करते क्या है मजदूरी में? जैसे मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करता हाँ जी, गाड़ी है मेरे पास, वो चलाता हूँ। तो नई कोई बात बन रही? नहीं, बात है, पेट्रोल भी नहीं अफोर्ड हो रहा है। तो गाड़ी में अपने लोडिंग वगैरह करके ड्रॉप करना होता है, छोड़ना होता है। जी। और कितने साल से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 20 साल हो गए। 20 साल से? बहुत वसी तजर्बा आपका। हाँ जी, बस तजर्बा। ये दौर कोई अच्छा भी रहा? शुरू में अच्छा था, अब ये महंगाई ने इतना कमर तोड़ के रख दी हमारी, बस वो काम नहीं रहा जो काम था। शुरू में ठीक था, रोज़ वगैरह मिलता था, काम चलता था, बस। अब नहीं? अब नहीं। अब आपको बताया कि 4 दिन हो गए काम नहीं किया, घर से आना जाना, वो बस परेशान हो गए हैं बस। अब और हमारी उम्र ऐसी है कि और कोई काम भी नहीं कर सकते। 1-2 मतलब ट्राई किया, हर काम जो है ना पैसों से चलता है। थोड़े पैसे से कोई काम नहीं चलता। थोड़े पैसे इस उम्र में आप तजर्बा नहीं? हाँ जी, थोड़े पैसे से छोटा काम ही होता है। पैसा ज़्यादा हो ना, फिर आपको पता ही है ये काम चलते हैं, अच्छे काम। तो कितने बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। वो पढ़ा रहे हैं उन्हें? क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं जी। तो इस इतने मसाइल में कहाँ से पैसे लेते हैं पढ़ाने के लिए? बस हो जाता है, कभी दरगुजर कर लेते हैं, अपने आप पे जुल्म कर लेते हैं। कोई अपने कभी कपड़े नहीं बनाते, कोई ईद वगैरह आती है, जूती कपड़े नहीं बनाते, बच्चों का जो काम होता है वो करवा देते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना है तो उनकी फ़ीस और बुक्स तो उनको चाहिए ना, वो तो लाजमी है। तो इसमें आपको ज़िंदगी से उम्मीद लगती है कि ये संवर जाएगा सब कुछ? सर उम्मीद लगती नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है उम्मीद रखने के अलावा। हाँ, उम्मीद, ये बात उम्मीद ही कर सकते हैं। कच्ची पक्की उम्मीद है? कच्ची पक्की उम्मीद है बस। वही तो कहना ना कि कोई और चारा करे ना, कोई पैसा होना, ये काम छोड़ के चलो यार 2-4 करोड़ इधर उधर कर दिया, तो ये करोड़ों की बातें हो गई हैं। वो 2-4 हज़ारों का तो काम ही नहीं रहा, ना लाखों का रहा है। अभी आज सुबह से आपने कितने पैसे? कुछ भी नहीं किया। घर खाली आप जाएंगे? बस अल्लाह मालिक है, क्या करें अब, चोरी तो करनी। कितने बजे घर जाते हैं आप? 9-10 बजे, सुबह 9-10 बजे आते हैं, तकरीबन 12-13 घंटे। सारा दिन एक चवन्नी नहीं कमा? 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये हालात हैं आप। ये हालात। तो सुबह 9 बजे के घर से निकले हो? हाँ जी। खाना खाया आपने? खाना दोपहर का खा लिया, वो तो माशाल्लाह
मुहर्रम है, वो लंगर आ गया था, वो खा लिया। अगर लंगर ना पहुंचता तो आप शायद भूखे ही बैठे होते। भूखे क्या करें फिर, मांगना तो है नहीं किसी से। ऐसी नौबत भी आती है कि दोपहर का खाना नहीं हाँ आप, जी, कई मरतबा, एक दो में ये नॉर्मल मामूल की बात है। नॉर्मल वो आदी हो गए हुए हैं। अगर जिस दिन काम होता है तो उस दिन हो तो खा लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल सी बात है, वो हम तो आदी हो गए हैं। दुखी दिल से फिर घर जाते हैं, जब दरवाजे की दहलीज आप पार करते होंगे, बच्चे तो आस लगा के बैठे हैं कि बाबा शायद कुछ लाएंगे, ये वो। ऐसे ही होता है सर, वो ऐसा लगता है कि जैसे हम जिस्म में जान ही नहीं है, बस मुर्दा सा जिस्म नहीं आया, बस मजबूरी है कि यार घर तो जाना ही इतनी है। नाउमीदी के साथ तो आपका कारोबार नहीं चमक सकता। तो सर क्या करें, काम यही है। ये जो काम आप कर रहे हैं, हाँ जी, इसमें भी नाउमीदी से बैठेंगे तो बरकत उठ जाएगी। सर उम्मीद लगा के तो सुबह से आते हैं, ना उम्मीद नहीं होती। इस उम्मीद में थोड़े यकीन शामिल करें, हाँ शायद। जी, यकीन भी करते हैं, इसीलिए तो सुबह से आते हैं। यकीन तो फ्री है ना, कौन सा कहीं से लेने जाना पड़ना है? नहीं, सुबह से आते हैं। पैसों में थोड़ी मिलना है। हाँ जी, नहीं, खुशहाल भी से यकीन पैक करवा लो, नहीं वो पैक 15,000 रुपये किलो वाला। हाँ जी, बस यकीन से आते हैं, ईमान करके आते हैं, सुबह रोज़ इसीलिए आते हैं कि अल्लाह करम करेगा। हमारा तो भरोसा अल्लाह पे है ना। असल मसला ही है आपका ही, ठीक फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, 100%। तो बच्चों को जो चीज़ें चाहिए पढ़ाई से मुतल्लिका, खाने पीने से मुतल्लिका, खिलौनों से, कपड़ों से, जूतों से मुतल्लिका, वो कौन पूरी करता है, कैसे करते हैं? वो बस बहुत अच्छा नहीं करते, मुनासिब सा कार्य देते हैं। जब जिस दिन काम होता है पूछ लेते हैं बेटा आज क्या चाहिए, वो कहते हैं ये वो दे देते हैं। बेसिकली जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं, वो ये नहीं कि हम मैकडोनल्ड पे लेके जी यहाँ से फजूल बर्गर खा लिया 2,000 का, ये कर दिया, वो कभी किया ही नहीं हमने। हमारा तो घर में जो खाना पकता है ना, वो ही बस बच्चों को कहते हैं बेटा सब्र करो, ये खा लो। होता है ना, लोग मरी जाते हैं। ये मुझे इतना अरसा हो गया, मैं कभी बच्चों को लेके नहीं गया, लोग आए दिन उधर जाते हैं इधर। फजूल पैसा हो तो जाए ना, ये तो पेट नहीं भर के खाना नहीं मिलता, तो कैसे ऐसे अय्याशियाँ करें? मतलब सैर तफरी नहीं आप करवा पाते? नहीं, करवाते ही नहीं है हमें तो। वो रोटी के लाले पड़े होते हैं, सुबह से आते हैं, या अल्लाह दुआ करते हैं, या अल्लाह बच्चों के लिए हमें तो मिल गया, चलो खा लिए, उनके लिए तो मिल जाए। सुबह से अल्लाह की तरह उम्मीद बड़ी होती है, लेकिन जब 8 बजते हैं तो उम्मीद टूटनी शुरू हो जाती है। अभी 1-2 घंटा तो रह जाता 9 बजे आपको पता ही है, उम्मीद तकरीबन बस ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। है। इस वक्त आपकी उम्मीद खत्म हो गई? उम्मीद ख़त्म होती जा रही है, बस जैसे वो चिराग से वो तेल ख़त्म होता है ना, वो टिमटिमाना, अब वो हमारा वो हाल हो गया। नाम आपका क्या जी? मेरा नाम आज़म जी, मोहम्मद आज़म। आज़म भाई, ये सारी चीज़ें आपके अंदर गुस्सा भी क्रिएट करती हैं, आपको गुस्सीला बना देती हैं? गुस्सा तो आता है बहुत ज़्यादा, अपने आप ही आता है ना कि हमने ये काम जो गलत चूज़ कर लिया। अब क्या करें, गुस्सा किसके ऊपर निकालें? अपने ऊपर ही निकालना होता है। गुस्सा किसी के ऊपर, घर वालों के ऊपर निकालेंगे, मज़ीद वो हालात ख़राब करेंगे, उनसे क्या करें? मकसद तो ये है कि हमारी आदमी बच्चों, बीवी बच्चों के ऊपर, उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं ना, वो तो हमें घर से आए हैं, वो तो दुआ करते हैं या अल्लाह इनको दे, लेकिन अब हमारे मुकद्दर फिर यही कहना पड़ता है, अच्छा ये हमारे आज किस्मत में नहीं था। अल्लाह करे आपकी यकीन ना टूटे, आपकी उम्मीद बंधी रहे और आपके घर का सिलसिला भी चलता रहे। आप अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।